तो टॉपिक है हमारा एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम। इसका सिनॉप्सिस देखते हैं हम। तो पहला में आता है इंट्रोडक्शन, दूसरा में आता है एबायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम, तीसरा में आता है बायोटिक फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम, चौथा है हमारा कंक्लूजन और पांचवा है रेफरेंस। तो हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में इसमें इकोसिस्टम में रहने वाले जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, उन्हें इकोसिस्टम फैक्टर कहते हैं। किसी भी इकोसिस्टम के जीव जंतुओं को प्रभावित करने वाले इकोसिस्टम फैक्टर को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला होता है एबायोटिक फैक्टर, दूसरा होता है बायोटिक फैक्टर। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं हम, एबायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम। तो इसके अंतर्गत वे फैक्टर आते हैं जो निर्जीव होते हैं। ये फैक्टर निम्न हैं, जैसे कि फिजिकल फैक्टर, दूसरा टोपोग्राफिकल फैक्टर और तीसरा सॉइल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर, इसके अंतर्गत निम्न फैक्टर आते हैं, जैसे कि टेम्परेचर यह अति आवश्यक एबायोटिक फैक्टर है जो जंतुओं और पदार्थों की वृद्धि, जनन क्षमता, विकास को नियंत्रित करता है। जंतुओं में ताप की सहनशीलता 10 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक होती है। दूसरा है लाइट भी एक महत्वपूर्ण एबायोटिक फैक्टर है। लाइट के द्वारा पौधों में प्रकाश संश्लेषण, वाष्प उत्सर्जन तथा श्वसन जैसी क्रियाएं होती है। जंतुओं की अनेक एबायोटिक क्रियाएं लाइट द्वारा प्रभावित होती हैं। तीसरा है वाटर। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल जीवन काल का लगभग 70 से 90% भाग बनाता है। जल जीवों के विकास, उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा है इसका ह्यूमिडिटी। वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में रहता है। इसे वायु की आर्द्रता कहते हैं। वायु की आर्द्रता जीवों के प्रजनन व्यवहार को प्रभावित करता है। पांचवा है एयर का पौधों एवं जंतुओं के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पौधों में अनेक क्रियाएं जैसे वाष्प उत्सर्जन आदि वायु से प्रभावित होती है। दूसरा होता है टोपोग्राफिकल फैक्टर। तो इसके अंतर्गत किसी स्थान को समुद्र सतह से ऊंची भूमि की ढलान, पहाड़ों की दिशा जैसे फैक्टर आते हैं। ये फैक्टर किसी इकोसिस्टम की वायु दाब, ताप को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। समुद्र की सतह से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ताप, दाब, वायु आदि में परिवर्तन होता है, जिसके कारण जीव जंतुओं का वितरण भिन्न भिन्न होता है। तीसरा है सॉइल फैक्टर। तो सॉइल फैक्टर, इसके अंतर्गत ऐसा होता है कि सॉइल की स्ट्रक्चर एवं संगठन से संबंधित फैक्टर सॉइल फैक्टर कहलाते हैं। सॉइल में उपस्थित केमिकल की मात्रा, अम्लता, क्षारीयता, O2 की उपस्थिति, नमी से जंतुओं का जीवन एवं वितरण प्रभावित होता है। इस कारण कम उपजाऊ सॉइल वाले क्षेत्रों में जीवों का विकास कम तथा अधिक उपजाऊ सॉइल वाले क्षेत्रों में जीवों का विकास अधिक होता है। बायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम। तो इसके अंतर्गत जीवित फैक्टर आते हैं, कारक आते हैं। बायोटिक फैक्टर के जीवों में पाए जाने वाले संबंध के आधार पर इसे दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप और दूसरा होता है इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप। अब बात करते हैं इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप के बारे में। तो इसमें विभिन्न जातियों के सदस्यों के बीच के संबंधों को इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप कहते हैं। ये निम्न प्रकार का होता है, जैसे सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस ये होता है कि जब दो जातियां साथ साथ जीवन व्यतीत करती है,
तो इस रिलेशनशिप को सिम्बियोसिस कहते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं। जैसा पहले म्यूटेलिज्म, इस रिलेशनशिप में साथ साथ जो जीव रहते हैं उन दोनों को लाभ होता है। दूसरा होता है कमेंसैलिज्म, इस संबंध में एक जाति को लाभ होता है तथा दूसरी जाति को हानि और ना ही लाभ होता है। इसका दूसरा पॉइंट है एंटागोनिज्म, इस रिलेशनशिप में एक जाति को लाभ तथा दूसरे जाति को हानि होता है। ये 4 टाइप के होते हैं। इसमें इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रतिस्पर्धा। तो इसमें एक जाति के सदस्यों के बीच भोजन और आवास आदि के लिए संघर्ष होता है। इसके अंतर्गत हम प्रतिजीविता भी पढ़ेंगे, जिसमें एक जीव दूसरे जीव की वृद्धि को रोक देता है। तीसरा हम पढ़ेंगे न्यूट्रलिज्म। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 या 2 से अधिक जाति के जीवों के एक साथ रहने पर भी वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। अब पढ़ेंगे हम इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप। तो इसमें होता ये है कि एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के बीच रिलेशनशिप होता है और इसे हम इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप कहते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है कोऑपरेटिव। तो इसमें ये होता है कि इस रिलेशनशिप में एक ही जाति के जीव एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जैसे कि सुरक्षा एवं भोजन के लिए। इसमें ये होता है कि एक ही जाति के जीव सरलता से भोजन प्राप्त करने तथा एक दूसरे की सुरक्षा हेतु एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसी के अंतर्गत आता है प्रजनन के लिए। एक ही जाति के जीव प्रजनन के लिए अस्थायी या स्थायी रूप से नर तथा मादा का जोड़ा बनाते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं। इसका दूसरा टाइप कॉम्पिटिटिव है। इसमें संघर्ष में जो जीव जीतता है वह इन वस्तुओं का लाभ लेकर वृद्धि करता है तथा जो जीव हारता है वह वृद्धि नहीं करता। हम अब कंक्लूजन पे आते हैं। तो वे सभी जीव एवं निर्जीव फैक्टर जो इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं वो इकोसिस्टम फैक्टर कहलाते हैं और ये इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। रेफरेंस इसमें नहीं लिखा है लेकिन मैं रेफरेंस बता रहा हूँ। इसका रेफरेंस है इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी बाय विल्मर एंड ग्राहम स्टोन ब्लैकवेल। फिर से बताता हूँ, इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी बाय विल्मर एंड ग्राहम स्टोन ब्लैकवेल।